सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार साथियों, मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और हमारे चैनल पर आप डेली क्लास ले रहे होंगे, जो लाइव क्लास हम रात को लेकर आते हैं 10 बजे, उसे भी आप अटेंड कर रहे होंगे। उससे आपको एक फ़ायदा है, आपको वहाँ पर हम लगभग 25 क्वेश्चन कराते हैं, जिसके 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और प्रत्येक ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह से आपके एक क्लास में लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप उन क्लासेस को डेली अटेंड करें, जिससे आपके रोज़ 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हों और आपको उनकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर। तो आप डेली लाइव क्लास में आइए, यहाँ पर तैयारी कीजिए और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स लगाइए। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आज साउथ अमेरिका रिवर सिस्टम। इससे पहले हम विश्व की प्रमुख नदियों के पार्ट 1 में नॉर्थ अमेरिकन रिवर सिस्टम को पढ़ चुके हैं और आज हमारी बारी है साउथ अमेरिका रिवर सिस्टम के बारे में। तो जो मेन रिवर सिस्टम है इसमें, जैसे अमेजन रिवर सिस्टम और प्लाटा रिवर सिस्टम, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका यहाँ पर एक पनामा स्थल संधि द्वारा नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया भी होगा कि जो साउथ अमेरिका है वो पनामा स्थल संधि द्वारा नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक देश है बोलिविया। देखिए, अभी हम पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है, इसके ईस्ट में यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, और यहाँ इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। और आप सभी को यहाँ दिख रही होगी ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर यानी विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा है, जो कि इस साउथ अमेरिका से ही पास होती है। और यहाँ पर मकर रेखा है, वो भी साउथ अमेरिका से ही पास होती है। तो ये जो यहाँ पर मैंने आपको देश बताया था बोलिविया, ये बोलिविया यहाँ पर अटलांटिक ओशन, ये इस साउथ अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो कि यहाँ पर अटलांटिक ओशन और यहाँ पर पैसिफिक ओशन को टच करती है, जिसकी बाउंड्रीज अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को टच करती है। यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं कैरेबियन सी। ये कैरेबियन सी को यहाँ सी की बाउंड्री यहाँ पर टच करता है। तो बोलिविया एकमात्र ऐसा देश है जो इन दोनों महासागरों की सीमा को टच करता है। अब हमें पढ़ना है रिवर सिस्टम। तो मैंने जब आपको महासागरीय जलधाराएं पढ़ाई थी, तो महासागरीय जलधाराओं में मैंने ये बताया था कि जो कोरियोलिस बल के कारण जो यहाँ पर हवाएं चलती हैं, ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, हमने इनका नाम भी दिया था। इसे हम बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। जो विषुवत रेखा से नीचे वाली करंट है उसे बोलते हैं दक्षिण विषुवतीय महासागरीय जलधारा, और ऊपर वाली को बोलते हैं उत्तरी विषुवतीय महासागरीय जलधारा। तो जब ये यहाँ से इधर आती हैं, तो यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इसका तापमान यहाँ अधिक होता है, क्योंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ के आसपास का तापमान जो होगा वो ज़्यादा होगा। जब तापमान यहाँ पर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो अत्यधिक होगी और पानी यहाँ पर वाष्प बनकर ऊपर उठेगा और वर्षा की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इसी कारण जब यहाँ से ये व्यापारिक पवनें यहाँ पर आती हैं साउथ अमेरिका में, तो इस पूरे इलाके में आकर वर्षा करती हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़े नदी तंत्र, जैसे अमेजन नदी तंत्र और प्लाटा नदी तंत्र, इन दो तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक इस साउथ अमेरिका में यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है इसे हम बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रेणी है ये, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी लंबाई में सर्वाधिक सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो इसके इधर तो नदियों का जाल है, इसके ईस्ट में एंडीज जो पर्वत श्रेणी है इसके ईस्ट में नदियों का जाल है, लेकिन एंडीज के वेस्ट में यहाँ पर ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो इस यहाँ से इस एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती हो और इस पैसिफिक ओशन में गिरती हो। यहाँ पर कोई भी ऐसी नदी नहीं है। इसका कारण क्या है जो यहाँ पर किसी भी नदी का निर्माण नहीं होता? इसका कारण ये है कि जो भी व्यापारिक पवनें यहाँ से आती हैं नमी लेकर, जो भी व्यापारिक पवनें यहाँ से नमी लेकर आती हैं वो इस एरिया में बारिश कर देती हैं। और जैसे ही यहाँ पर ये पहाड़ों से टकराकर ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं,
ये पवने जब यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं तो सारा पानी यहीं पर खत्म हो जाता है और इधर आकर ये वर्षा नहीं कर पाती हैं और यहाँ पर इनका पानी नमी जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस वजह से इसके एंडीज पर्वत श्रेणी के वेस्ट में वर्षा बहुत कम होती है। एक कारण तो ये हो गया जिससे आप कह सकते हो कि यहाँ इस वेस्ट एरिया में यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला के वेस्ट एरिया में पश्चिमी क्षेत्र में बारिश नहीं पड़ती। एक कारण और है, जो मैंने आपको महासागरीय जलधाराएं पढ़ाई थी तो मैंने आपको उस समय बताया था यहाँ पर एक जलधारा बहती है जो कैसी जलधारा है, वो है कोल्ड करंट और उसका नाम क्या है, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। मैंने आपको बताया था पेरू या हम्बोल्ट, पेरू या हम्बोल्ट करंट। ये कैसी करंट है, ये है कोल्ड करंट यानी ठंडी जलधारा है। और आप सभी जानते हैं जब गर्म जलधारा होगी, गर्म जलधारा का मतलब इसका पानी गर्म होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी और वर्षा की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो यहाँ पर जब ठंडी जलधारा बहेगी तो ठंडी जलधारा में क्या वाष्पन अधिक होगा, इसमें वाष्पन नहीं होगा, जिस कारण यहाँ पर वाष्पन न होने के कारण वर्षा की संभावनाएं कम रहती हैं और यहाँ पर साल भर वर्षा नहीं होती। इसी कारण ये चिली में एक स्थान है अटाकामा, यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसी कारण जो वर्षा नहीं होती है, एक तो व्यापारिक पवनें यहाँ पर अपना पूरा पानी बरसा देती हैं और यहाँ पर इस ठंडी जलधारा का भी कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इसी कारण यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है चिली में, एक मरुस्थल जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। तो आपको क्या याद रखना है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में है, वो है चिली। तो अब पढ़ते हैं हम नदी तंत्र। सबसे पहले हम देखते हैं वो है अमेजन रिवर सिस्टम। जैसा आप देख पा रहे हैं ये अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलकर बहना शुरू करती है और अपना जो जल है वो अटलांटिक ओशन में यहाँ गिराती है। और ये कहाँ गिराती है, ये 0 डिग्री इक्वेटर जो है यहाँ पर इक्वेटर के पास में अपना जल गिराती है। इसका मुहाना जो है यानी जो डेल्टा बनाती है अपना, ये इस 0 डिग्री इक्वेटर के पास बनाती है। और इसी कारण ये जो अमेजन नदी है इस 0 डिग्री इक्वेटर के पास बहती है। देखिए इसके पैरेलल बह रही है, इसके समानांतर बह रही है। इसी कारण क्या है, यहाँ का तापमान अधिक होता है। अधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर विषुवतीय वन पाए जाते हैं, विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और इसी कारण यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक है। अमेजन नदी घाटी में, अमेजन रिवर वैली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी जीवों की संख्या अधिक पाई जाती है और वनस्पतियों की जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो ये जब रिवर यहाँ से आगे बढ़ती है तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इसे ज्वाइन करती हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर एक नदी है वो है मदरा। वो हम जो मोस्ट नदियां हैं वो ही देखेंगे। इधर से यानी नॉर्थ से जो नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नीग्रो, नीग्रो नदी इसके वेस्ट से आकर नॉर्थ से आकर मिलती है अमेजन में। और यहाँ पर 3 नदियां हैं जो इसके साउथ से आकर मिलती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनका नाम हम जान लेते हैं। एक तो है मदरा, एक तपाजस और एक है जिंगू। ये 3 नदियां हैं जो यहाँ पर इसके साउथ से आकर मिलती हैं। वैसे तो अमेजन रिवर सिस्टम जो है उसकी जो सहायक नदियां हैं लगभग उनकी संख्या 1100 से अधिक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेजन रिवर सिस्टम यानी इसका जो बेसिन है वो कितना बड़ा होगा, जिसे इसकी सहायक नदियां यहाँ से यहाँ सब से आकर मिलती हैं और वो कितनी है, लगभग 1100 नदियों से ज़्यादा। और जिसमें इसकी जो लगभग 12 नदियां हैं उनकी लंबाई 250 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। 12 नदियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका बेसिन कितना बड़ा होगा। इसी कारण जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी का जो जल तंत्र है वो सबसे बड़ा है। जो आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको पीछे बताया था नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी और मिसौरी नदी का जो जल क्षेत्र था, जल ग्रहण क्षेत्र था, वो सर्वाधिक था। लेकिन विश्व में वो नॉर्थ अमेरिका में था, लेकिन पूरे विश्व में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो अमेजन का है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक फोटो लगा दिया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेजन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना बड़ा है। लगभग यहाँ तक इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो इतना जल ग्रहण क्षेत्र जो इसके लगभग 2/3 भाग को कवर करता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस तपाजस और ये जो नीग्रो नदी है इसके बीच में लगभग यहाँ पर एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है मनोस। इसका नाम है मनोस। ये मनोस एक ऐसा बंदरगाह है, ये विश्व का सबसे बड़ा
यानी हम देखें तो जमीन यानी स्थल के अंदर किसी भी देश में अंदर सबसे बड़ा बंदरगाह है तो इसका नाम क्या है? मनोस। इसका काम क्या है? जब यहाँ से अटलांटिक ओशन से कोई भी शिप वगैरह आते हैं अपने सामान को लादकर, तो वो इस यहाँ से एंटर करके इस अमेजन नदी में होकर इस मनोस में आकर अपना सामान खलाते हैं या फिर यहाँ से सामान को लोड करते हैं और फिर वापस इस अटलांटिक ओशन के द्वारा अनेक देशों के साथ व्यापार करते हैं। तो ये कौन सा बंदरगाह है? ये है मनोस। अब आपसे ये बता दिया आपका मनोस बंदरगाह हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। ये तो अमेजन रिवर सिस्टम हो गया, सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं अमेजन के वर्षा वन बोलते हैं इन्हें, अमेजन के वर्षा वन। इन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वन है ये पूरे विश्व में सर्वाधिक, लगभग पूरे विश्व की ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन ये वन उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण इन वनों को धरती का फेफड़ा या पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इन वर्षा वनों के द्वारा लगभग पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और इसी कारण यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। तो ये तो हो गई आपकी अमेजन रिवर सिस्टम की बात। अब इससे थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक रिवर सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं प्लाटा रिवर सिस्टम। प्लाटा रिवर सिस्टम में जो मेन 3 नदियां हैं वो हैं उरुग्वे, पराना और पराग्वे। 3 नदियां हैं जिनका नाम क्या है? उरुग्वे, पराना और पराग्वे। ये तीनों नदियां ये जिस खाड़ी में जिस जगह पर ये जल गिराती हैं उसे बोलते हैं हम रियो डे ला प्लाटा। इसका नाम क्या है? रियो डे ला प्लाटा। तो प्लाटा रिवर सिस्टम में आपसे पूछे कितनी नदियां हैं? नदियां तो अनेक हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो नदियां हैं वो है उरुग्वे, पराना और पराग्वे। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका प्लाटा रिवर सिस्टम। लेकिन यहाँ पर नीचे एक और नदी है जिसका जो अर्जेंटीना में बहती है, और ये रिवर एक ऊपर नॉर्थ अमेरिका में भी थी, और यहाँ पर भी एक रिवर है जिसका नाम है कोलोराडो। यहाँ पर भी कोलोराडो रिवर है, और नॉर्थ अमेरिका में भी जो कोलोराडो रिवर थी जो माउंट एल्बर्ट चोटी से निकलती थी और अपनी कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती थी, वहाँ भी कोलोराडो रिवर थी, और यहाँ पर भी कोलोराडो रिवर है। तो ये कहाँ बहती है कोलोराडो रिवर? अर्जेंटीना में। और वो जो रिवर थी वो अमेरिका और मैक्सिको में बहती है। अब ये होगी कोलोराडो रिवर, प्लाटा रिवर सिस्टम, अमेजन रिवर सिस्टम। और यहाँ पर अभी देखिए एक और नदी है जिसका नाम है साओ फ्रांसिस्को। अगर आप हिंदी में से लिखेंगे तो इस तरह से साओ फ्रांसिस्को। ये ब्राजील की नदी है और यहां से निकलकर ये अपना जल जो है अटलांटिक ओशन में गिराती है। तो आपको इतना याद रखना। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर जो एक नदी है वो है ओरेनिको रिवर, जिसका नाम आप यहां देख पा रहे होंगे, वो है ओरेनिको रिवर। ओरेनिको रिवर जो है ये मुख्य रूप से कहां बहती है? ये मुख्य रूप से वेनेजुएला में बहती है। एक मिनट, जो यहाँ देश है वो है वेनेजुएला। और ये रिवर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट इस वजह से है, जो इस रिवर की घाटी है, यानी इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है जिसे हम ओरेनिको रिवर वैली यानी ओरेनिको रिवर घाटी बोलते हैं, इस घाटी में सर्वाधिक पेट्रोलियम पाया जाता है। वेनेजुएला में ओरेनिको रिवर की घाटी में सर्वाधिक पेट्रोलियम पाया जाता है। इसी वजह से वेनेजुएला का जो उत्पादन है पेट्रोलियम के मामले में विश्व में नंबर 1 है। वेनेजुएला पेट्रोलियम के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, उसके बाद सऊदी अरेबिया का पार्ट आता है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और किस रिवर सिस्टम में? वो है ओरेनिको रिवर की घाटियों में। और यहाँ पर भी एक झील है मरकैबो झील, जो मैंने आपको झीलों में बताया था। वेनेजुएला में एक झील है मरकैबो झील। इस मरकैबो झील के आसपास के क्षेत्र में भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो ये जो वेनेजुएला के ज़्यादातर क्षेत्र हैं यहाँ पर पेट्रोलियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी मरकैबो झील के पास एक नगर है मरकैबो, जिसमें पेट्रोलियम का शोधन होता है। तो आपसे पूछ सकता है ये शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शहर पेट्रोलियम के शोधन के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, किसके लिए? खनिज उद्योग के लिए, या फिर कागज उद्योग के लिए,
तो आपको जो ऑप्शन लगाना है वो है आपका पेट्रोलियम उद्योग के लिए, पेट्रोलियम के शोधन के लिए। तो यहाँ पर वेनेजुएला में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है और यहीं पर तेल का भी शोधन होता है। सबसे बड़ी रिफाइनरी वो यहीं पर है। तो आपको क्या समझ में आया, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, ये साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर सिस्टम विश्व का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम, जो जलग्रहण क्षेत्र है इसका विश्व में सर्वाधिक है और लगभग इसकी जो सहायक नदियां हैं वो 1100 से अधिक हैं और 12 लगभग नदियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। और अमेजन के 0 डिग्री के पास होने के कारण, अमेजन का 0 डिग्री के पास होने के कारण यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर जो जैव विविधता है वो सर्वाधिक पाई जाती है, वनों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, जिन्हें हम अमेजन के वर्षा वन बोलते हैं। और इन्हीं वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। और इनकी जो नदियां हैं, कुछ सहायक नदियां मदिरा, टपाजस, जिंगू और नीग्रो, तो ये भी आपको याद रखनी है। इस पर एक बंदरगाह भी है, वो है मनोस बंदरगाह, और ये इक्वेटर के पैरेलल बहती है और अपना जल जो डेल्टा बनाती है वो लगभग इक्वेटर के पास ही अपना डेल्टा बनाती है और अपना जल अटलांटिक ओशन में प्रवाहित करती है। अब फिर था आपका प्लाटा रिवर सिस्टम। प्लाटा रिवर सिस्टम में आपने जो नदियां देखी, उरुग्वे, पराना और पराग्वे, जो 3 नदियां मिलकर इस रिवर सिस्टम को बनाती हैं। और ये कहाँ जाकर गिरती हैं, ये है रियो डे ला प्लाटा, इसमें जाकर अपना जल गिराती है। आपको संगरी खाड़ी दिख रही होगी, इसमें अपना जल गिराती है। और एक रिवर जो अर्जेंटीना में बहती है उसका नाम है कोलोराडो, आपको ये याद रखना है, और ये भी अपना जल अटलांटिक ओशन में गिराती है। सारी नदियाँ इस महाद्वीप में सारी नदियाँ ईस्ट की तरफ बहती हैं और अपना जल जो है अटलांटिक ओशन में ही गिराती हैं। और यहाँ पर क्यों नदियां नहीं बनती, इसको मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। क्यों नदियां नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें आती हैं वो अपना जो नमी लेकर आती हैं वो इसी क्षेत्र में वर्षा कर देती हैं, और जब इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर जब इधर ये पवनें जाती हैं तो यहाँ पर इनका पानी या नमी इनकी खत्म हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती हैं। और यहाँ पर एक महासागरीय ठंडी जलधारा जो पेरियो हम्बोल्ट की जलधारा है वो बहती है। उसके बहने के कारण यहाँ पर जो तापमान है वो कम रहता है, और कम रहने के कारण वाष्पीकरण कम होता है और बारिश भी इसी वजह से कम होती है। इसी कारण ये क्षेत्र जो है सूखा या शुष्क क्षेत्र है। इसी पर एक मरुस्थल पाया जाता है, चिली में इसी स्थान पर एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे हम अटाकामा मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका प्लाटा रिवर सिस्टम। वेनेजुएला की रिवर है ओरेनिको, जो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके वैली में पेट्रोलियम पाया जाता है। और माराकैबो झील है, इसके आसपास भी पेट्रोलियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यहीं पर एक शहर है जहां पर इसकी रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी, पेट्रोलियम की सबसे बड़ी रिफाइनरी माराकैबो में पाई जाती है। तो ये आज की कुछ हमारी साउथ अमेरिका रिवर सिस्टम के कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आप क्या काम करें, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ये आपको किससे करना है, एटलस से करना है। यदि आप एटलस से करोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। जैसे देखिए, ये एटलस है, तो इसमें साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों दिए गए हैं, तो आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। तो आप एटलस से इस वीडियो को जरूर करें। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अलग कॉन्टिनेंट की रिवर्स के साथ। थैंक यू।